अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। नया दिन, एक खुशगवार सुबह, ताज़ा एहसास, नई तमन्नाओं और अज़म के साथ एक बार फिर हाजिर है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ है महक असलम। तो महक, कैसी हैं आप और कैसा है लाहौर और मौसम कैसा है वहाँ का? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग फैसल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और लाहौर का मौसम तो अब ज़्यादा ठंडा होना शुरू हो गया है, ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। और दिसंबर तो ऐसा मंथ होता है ना कि कहते हैं जैसे जैसे दिसंबर बढ़ता रहता है लाहौर में सर्दी बढ़ती रहती है। लेकिन एक वो चीज़ है ना कि अच्छी वाली सर्दी नहीं आई है, यानी खुश्क ठंड है जो कि ज़्यादा बीमार भी कर रही है और परेशान भी कर रही है। बस बारिश की दुआ है कि अल्लाह करे बारिश हो जाए ताकि लाहौर की सर्दी वो मज़े वाली हो जाए कि आप इसको इंजॉय कर सकें। और जब सर्दी ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है कि गर्म खाबों का रिवाज भी होता है। तो आपको पता है लाहौरी तो वैसे ही खाने के बड़े शौकीन होते हैं, तो एक खानों का रिवाज लेट नाइट तक वो जो सिटिंग वाला है वो वापस हम लाहौर में देख रहे हैं कि दोबारा से शुरू हो चुका है। और जैसे हम बात करें कि आज पहला वर्किंग डे है मंडे, और मंडे वाले दिन थोड़ी सुस्ती भी होती है, तो सर्दी में ये सुस्ती ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो इस वक्त माहौल बना हुआ है कराची की, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराची में हो रही है, वेस्ट इंडीज़ की टीम भी आई हुई है, तो बड़ी एक्साइटमेंट वाली चीज़ है। आप तो वहाँ पर बैठे हुए हैं, कराची से क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा ठंड हो रही है? क्योंकि कराची में वैसे नॉर्मल होती कम ठंड है, लेकिन कुछ कुछ इलाकों में ठंड हो जाती है। नहीं, यहाँ तो बस वही है, रूठी हुई महबूबा की तरह सर्दी है, कभी आती है और कभी नहीं आती है। आज भी सुबह में इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे आपने बात की कराची की, तो बड़ा कुछ हुआ है यहाँ पे। और इंटरनेशनल क्रिकेट, इसके अलावा उर्दू कॉन्फ्रेंस, वाह वाह क्या ज़बरदस्त हुई है। और शो में हम कुछ सियासी और माशी पॉलिसी से इख्तलाफ की बात भी करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया कि 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, क्या क्या गौहरे नायाब वहाँ से हमने किए दरियाफ्त, ये भी आपको दिखाएंगे। और आपको बताएंगे कि पाकिस्तानियों को अपनी सेहत की आखिर कितनी फ़िक्र है। तबसरे तज्जिए, कई चीज़ें होंगी, लेकिन पहले जिक्र होगा बलोचिस्तान का, जहाँ के लोगों को हर दौर में हर हुकूमत से शिकायत रही है। ये कम नहीं हो रही है बल्कि ये बढ़ती जा रही है। बलोचिस्तान के लोगों के रवैये और उनकी बातें सिर्फ एक ही बात कहती हैं, वो ये कि मामला एहसास महरूमी से बहुत आगे जा चुका है। अब ये एहसास महकूमी है या क्या है जिसका मुजाहरा एक बार फिर देखने में आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं समंदर किनारे अवाम के उस समंदर की, यानी गवादर को हक दो तहरीक की, कि जो 4 हफ्तों से जायद हो चुके हैं। हर दिन एहतजाज जोर पकड़ता जा रहा है। गवादर के बासी आखिर एहतजाज क्यों कर रहे हैं? मामला आखिर है क्या? मामला है गैर कानूनी माहीगीरी का, और गवादर को हक दो तहरीक का यही मुतालबा है कि फ़िशिंग ट्रॉलर के ज़रिए गैर कानूनी माहीगीरी समेत दीगर मुतालबात पर अमल दरामद किया जाए। गवादर को हक दो तहरीक के मुतालबे से गैर कानूनी फ़िशिंग ट्रॉलर्स के ज़रिए माहीगीरी एक बहुत ही अहम और संगीन मसला है, और गवादर में बेचैनी पर अब चीनियों को भी सख्त तशवीश है। गुज़िश्ता दिनों बीजिंग में चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ली जानजाओ ने वाज़े तौर पर कहा था कि गवादर का साहिल तो दूर की बात, गहरे समंदरों में भी कोई चीनी ट्रॉलर मौजूद नहीं है, और चीन मुकामी मछेरों की हक तलफी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। अब चीन की दिलचस्पी और चीन का हदफ सीपैक और गवादर मनसूबे के जरिए आवाम की खुशहाली है। तो ऐसे में महक, फिर हमने कोशिश की है आज जानने की कि आखिर इशू क्या है, मसला क्या है और चाह क्या रहे हैं। तो हिदायतुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, और फैसल ये ज़रूरी भी है कि ये जानें, क्योंकि ज़ाहिर है कि गवादर वो जगह है जो कि हमारे लिए आने वाले दिनों में हम ये कहते हैं कि फ्यूचर हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हिदायतुर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। गवादर को हक दो, आखिर प्लीज़ समझाइएगा आम आदमी को कि इस तहरीक का मकसद है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मकसद साफ़ और वाज़ेह है कि बलूचिस्तान को गुज़िश्ता कई बरसों से महरूम रखा गया है। अमीर बलूचिस्तान के लोग गरीब कर दिए गए हैं। एक पूरे मंसूबे के तहत या खौफ का माहौल पैदा किया गया है या मायूसी फैला दी गई है। यहाँ के वसाइल को लूट कर यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ के जागीरदार, यहाँ के नामनाद अवामी नुमाइंदे, यहाँ के जर्नल अरबपति बन गए, लेकिन बलूचिस्तान के लोग अब तक गरीब हैं। तो वही रद्द अमल है, और इसी आवाज़ को उठाने के लिए, उसकी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए हमारी तहरीक है। ठीक।
अच्छा सर, जो मसाइल आपने बयान किए हैं वो नए नहीं हैं, मतलब हम ये सुनते आ रहे हैं कि गवादर के लोगों के ये इश्यूज़ है और इनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वही बात कि ये कोई न्यू चीज़ नहीं है। फिर आज आपको या आपकी जमात को इस पर तहरीक चलाने का आखिर ख्याल कैसे आया? ये नए नहीं है तो आज से तो नहीं है, हम तो बहुत शुरू दिन से हम चला रहे हैं। जब से मसाइल हैं, जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से हर कोई अपने तरीके से चला रहा है। और मैं ख़ुद भी आज से नहीं, 2005 में जमात की ज़िम्मेदारी मेरी लगी, उस वक़्त से आज तक अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है। हम शोर भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, हड़तालें भी की हैं। आपको याद है जनरल मुशर्रफ यहाँ आया था तो हमने पहिया-जाम हड़ताल, उसकी आमद के मौके पर हमने पहिया-जाम हड़ताल भी ग्वादर में किया था। ज़ाहिर उस वक़्त शायद सोशल मीडिया या आवाम की तायद या नौजवानों की तायद उस तरह नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की एक उम्मीद या आवाम का तावन साथ है, जिसलिए महसूस हो रहा है। तो इसलिए आज का नहीं है, ये हम शुरू दिन से हम इसकी एहतजाज भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन अब भी फ़र्क ये है कि अवामी तायद हमें हासिल है और नौजवानों की तायद हमें हासिल है। ठीक है, ठीक सर, एक और चीज़ ज़रा समझाएगा। गैर कानूनी फ़िशिंग ट्रॉलर्स की रोकथाम आपके मुतालबात में से मेन मुतालबा है, ये अव्वलीन तरजीह है। चीनी वजारत ख़ारजा गहरे समंदर तो क्या किसी भी किस्म की माहीगिरी में मुलविस होने की बाकायदा वाज़िल्फ़ाज़ में तरदीद भी कर चुके हैं। फिर ये गैर कानूनी फ़िशिंग ट्रॉलर्स है किसकी, यानी ये आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, या किसकी तरफ जो है ये चीज़ आपको नज़र आती है? क्या आप उन लोगों के नाम बता सकते हैं, या यहाँ भी दीगर शोबों की तरह ट्रॉलर माफिया कहकर जान छुड़ा ली जाएगी? क्योंकि जाहिर है कि हमेशा से एक माफिया का नाम आता है, लेकिन उस माफिया के पीछे मुहर्रिकात क्या है कोई ये बताना पसंद नहीं करता। तो मैं चाहूँगी हमारे प्लेटफॉर्म से आप प्लीज़ अगर नाम बता दें तो बड़ी आसानी होगी। ये सच में सब बात यह है कि इसमें चाइनीज़ डॉलर तो अभी मौजूद नहीं है। चंद महीने पहले 4-5 आए थे, अच्छा। वो भी इनलीगल तरीके से आए थे। वो वफाकी और सूबाई दोनों कवानीन के तहत और गैर कानूनी थे, इसलिए वो चले गए। अभी सिंध के ट्रॉलर्स हैं। देखिए ये तो हुकूमत महकमा फ़िशरीज़ बता सकता है किसके हैं, लेकिन इतना हम कह सकते हैं ट्रॉलर माफिया तो हम कह रहे हैं, लेकिन ज़रा हैं तो इतने बासर कि हम 28 और 29 दिन से बैठे हुए हैं। लगता है ये कि बहुत बड़े लोगों के कि पूरा वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों बेबस हैं। दोनों की बेबसी से लगता है कि ये ट्रॉलर माफिया बहुत बड़े ताकत लोगों के हैं, मुल्क के हैं या बैरून मुल्क सरमादारों जागीरदारों का है। इसकी हम तहकीकात भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह रिसर्च भी कर रहे हैं, और ये कराची के साथी भी हमारे जो फ़िशरी से मुंसलिक लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में शायद वो भी हम बता दें, लेकिन साफ बात यह है कि हैं तो इतने बड़े बासर के पूरी सूबाई हुकूमत बेबस है। हिदायत भाई, ये आपने बड़ा पॉइंट रेस किया है कि सिंध के ट्रॉलर भी हैं। अच्छा, अब आपकी आवाज़ तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक पहुंच गई है ना? वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर वालों की सुन ली है। क्या अब एहतजाज ख़त्म कर देंगे या मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखेंगे? अब्दुल्ला, इस जदीद दौर में इलेक्ट्रॉनिक करे दुनिया ग्लोबल विलेज है। इस दौर में भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक बात पहुंचाने में हमें 29 दिन धरना देना पड़ गया। इस जदीद दौर में करे दुनिया आसमान तक पहुंची है। चलो देर आया दुरुस्त आयत कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक हमारी बात पहुंची है, लेकिन हमारा एहतजाज जारी रहे जब तक, फिर वही बात हमारा मौक़िफ़ है, जब तक प्रैक्टिकली हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हमारा एहतजाज जारी रहेगा। दूसरा खौफ भी हमें है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब भी किसी चीज़ का नोटिस लिया है वो ख़राब ही हुआ है। गंदम बहरान पे नोटिस लिया है, गंदम गायब हुआ है। चीनी बहरान पे नोटिस लिया है, चीनी गायब हुआ है। और जिस माफियाज़ के ख़िलाफ़ नोटिस लिया है, खुदा करे कि ये नोटिस बाकी पिछले नोटिसों की तरह ना हो, कुछ हमें नज़र आ जाए। तो हिदायतुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। गवादर की सूरत हाल कोशिश की हमने कि जो गवादर के स्टेक होल्डर हैं उनसे बात करें और आप तक पहुँचाएँ कि आखिर एक ऐसे खूबसूरत शहर में कि जिसकी पूरी दुनिया की नज़रें हैं जिस पे, आखिर वहाँ पे क्यों एक खलबली मची हुई है, क्यों थरथल्ली मची हुई है। दुनिया का सबसे खूबसूरत समंदर वहाँ पे मौजूद है और दुनिया के सबसे अच्छे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन यही लोग अब एहतजाज करने पे आए हुए हैं, तो यकीनन कोई ना कोई बात तो होगी और यही वो बात थी, ये इनके मुतालबात थे। अब अच्छी बात महक ये है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक इनकी बात पहुँची है और वज़ीर-ए-आज़म ने भी सुना है और उसको हल करने का उन्होंने इंदिया भी दिया है। बिल्कुल। और फैसल, जब हम खान साहब की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि खान साहब
आवाम का दर्द बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन हमारी आवाम का एक दरीना मुतालबा ये है कि महंगाई ख़त्म कर दी जाए या कम कर दी जाए। और जब मिनी बजट की बात करें तो मुझे लगता है कि उस अंदाज में एक नया जो है आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराने की तैयारी की जा रही है। IMF की शर्त पर 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने के लिए तरमीमी बिल जो है वो ज़ेर गौर है। हुकूमत ने मिनी बजट के ज़रिए आवाम पर महंगाई का नया बोझ लाने की तैयारी कर ली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अब आवाम भी सोच रहे हैं। नफास के बाद पेट्रोलियम मसनूआत और पैकेट दूध जैसे कि मक्खन भी है, पनीर भी है, खुश्क दूध हो जाए, गोश्त हो जाए, चॉकलेट्स हो जाए, कॉस्मेटिक्स हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, यानी तमाम घर की जो ज़रूरियात है ना उन समेत मुताद्दिद जो अशियाँ हैं वो महंगी हो जाएंगी। यानी मज़ीद आवाम की पहुँच से फैसल हम ये देखेंगे कि दूर हो जाएंगे और फिर आवाम का शिकवा मज़ीद बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सबसे अफसोसनाक बात, अद्वियात पर जो सेल्स टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है, इससे कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़हरी साहब। ज़हरी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर नया दिन। बताइएगा, 3 अरब डॉलर्स का सऊदी जो डॉलर्स का फ़ंड है वो भी आ गया है जो सऊदीया की तरफ से आया, लेकिन रुपए की बेकदरी जारी है, डॉलर ऊपर ही ऊपर जाई जा रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि मैं तो इस सऊदी अरब के पैसे को की रिसीट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। रुपये की बेकदरी जो है वो इसलिए है कि जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो एक एक्सपेक्टेड से थोड़ा आगे चला गया है। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान का जो मैटर है वो सेटल नहीं हो पा रहा है। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे एक्सचेंज कंपनी वाले हैं और कुछ बैंक्स वाले हैं वो एक्सचेंज के मामलात में कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये 3 मैटर जो हैं वो पाकिस्तान के डॉलर को मैनेज नहीं होने दे रहे और इसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान की इकोनॉमी के फंडामेंटल से नहीं है बुनियादी तौर पे। सही। अच्छा शब्बर साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि डॉलर की ऊंची उड़ान है, दूसरी तरफ महंगाई पे हम देख रहे हैं कि बेकाबू है, बढ़ती चली जा रही, जैसे जैसे दिन गुजरता है रेट चेंज होते रहते हैं। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में क्यों नाकाम है? हमारी पॉलिसीज ऐसी अब बन चुकी हैं जिस पे शायद अमल दरामद करना अब काबू में नहीं रहा, इसलिए पॉलिसीज को चेंज करना अब जरूरी हो गया। इसकी 2 वजूहात हैं। देखिए, दो तरह के प्रोडक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। एक वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी इंपोर्ट बेस्ड होती हैं, जैसे पाम ऑयल है और पेट्रोल है और कुछ चीज़ें हैं, ये हमारी इंपोर्ट से रिलेट करती हैं। इसमें डॉलर की वैल्यू और रुपये की वो बहुत मुतासिर करती है। और दूसरी जो है वो है जिनका ताल्लुक इंपोर्ट से नहीं है, डॉलर से नहीं है, जैसे सब्जी है, गोश्त है। तो दूसरी वाली जो चीज़ है जिसमें जो कि डॉलर से रिलेट नहीं करती ना वो उससे रिलेट करती, उसके अंदर मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हमारा मार्केट मैकेनिज्म फेल हो चुका है और मार्केट्स जो हैं वो सूबाई गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में हैं और वो मार्केट्स में जो प्राइसेस हैं और जो सप्लाई और डिमांड की पोजीशन है उसको मैनेज नहीं कर पाती हैं और लोग अनड्यू प्रॉफिट कमा रहे हैं। और बेसिकली ये एक पाकिस्तान में ट्रेडर्स के और आड़तियों के माफिया हैं जो पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट को नाकाम करने के लिए आगे चलते हैं। तो ये हो रहा है और गवर्नमेंट इसमें नाकाम है। वो ये समझ रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट से बढ़ा लेंगे। ये गलती पे गलती करे जा रहे हैं। इनको इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा, मार्केट मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना होगा। ये जो आज इस वक्त हम कर रहे हैं ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ज़हरी साहब, हुकूमत ने जो खाने पीने की अशिया पर सब्सिडी का ऐलान किया है, क्या सब्सिडी देने का तरीक़ाकार दुरुस्त लगता है आपको? देखिए, इस सब्सिडी पहुंच तो जाएगा पैसा थोड़ा बहुत, मगर ये कोई तरीका नहीं है। मैंने आपको शायद पहले भी एक दफ़ा कहा था, मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान में अब फूड स्टैम्प या राशनिंग की तरह हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट्स के साथ रहते हुए सब्सिडी देने का कोई मकसद नहीं होता। जितना आप सब्सिडी देंगे वो इतनी प्राइसेस बढ़ा देंगे। फर्क क्या पड़ता है? देखिए, आपने अगर आलू प्याज पे सब्सिडी दे दी या किसी आटे पे सब्सिडी दे दी, वो प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये जो है ना, ये मैकेनिज्म जो हम चला रहे हैं ये ठीक नहीं है। आपको अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में हालात इस वक्त ठीक नहीं है और प्राइसेस मैनेज नहीं हो पा रही है, तो आप या तो राशनिंग करें या फूड स्टैम्प अलाउ करें गरीब लोगों को। ये जो तरीका है, मैं इससे ज्यादा मुतासिर नहीं हूँ, मैं इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ इसके साथ।
ठीक सर, एक और चीज़ बताएगा, हुकूमत ने जैसे मिनी बजट तैयार कर लिया और कहा जा रहा है कि अब आवाम पे बम गिराने की तैयारी शुरू हो गई है। टैक्स इस्तिस्ना वापस लेने से हुकूमत को मैक्सिमम 350 अरब रुपए हासिल होंगे। गवर्नमेंट के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? कितना मुआविन, मददगार या किस ट्रैक पे अब ले जाएगा हमारी इकोनॉमी को? देखिए, इसमें मैंने जो अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें कोई मुझे ऐसा आइटम मौजूद नहीं नजर आ रहा जो पाकिस्तान में ज्यादा फर्क पड़ेगा। सिर्फ एक आइटम पे मुझे थोड़ी परेशानी है, वो है मेडिसिन्स। अगर मेडिसिन्स के पैसे इन्होंने सेल टैक्स को विड्रॉ किया तो ये एक, जिसे कहते हैं ना, गुना बेलज्जत होगा। इनको पैसे कुछ नहीं मिलेंगे और बदनामी बहुत ज्यादा होगी कि जी आपने दवाओं पे, गरीब आदमी की दवाओं पे सेल टैक्स लगा दिया। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि मेडिसिन को निकालें। बाकी अगर 100, 200, 200, 250 बिलियन का सेल टैक्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिनी बजट नहीं है, ये एक थोड़ी सी करेक्शंस है, मगर मेडिसिन को पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में एटलीस्ट एसेंशियल मेडिसिन पर सेल टैक्स नहीं होना चाहिए बेसिकली। अच्छा शबर साहब, जो शरह सूद है उसमें इजाफा हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है, आमदन के ज़राए बढ़ने के बजाय महदूद होते जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? शरह सूद में जो इजाफा हुआ है वो मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये एक बुनियादी तौर पे गलत फैसला है और ये गलत फैसला पाकिस्तान को बहुत देर दूरस्थ तबाही की तरफ ले जाएगा। और मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो आम आदमी है उसके लिए तो मुश्किलात बढ़ रही है ना, कम तो नहीं हो रही। तो जब मुश्किलात बढ़ेंगी तो ये तो चीज़ें नहीं है। ये जो बात, ये सारा कुछ जो कुछ कर रहे हैं ना बुनियादी तौर पे, वो सारी वो चीज़ें कर रहे हैं जो किताबों में लिखी हुई हैं। ये ग्राउंड पे नहीं जा रहे हैं। ये सारी बातें जो हो रही है ना, ये सारी जो चीज़ें कहने को बयानात आ जाते हैं कि महंगाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आपने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, इधर से लोगों को बिठा दिया, उधर से लोगों, ये सब किताबी बातें हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और जो गरीब आदमी है जिसकी तनख्वाह 50,000 से कम है, वो बहुत सीरियस मुश्किलात में फंसता जा रहा है और ये किसी भी सियासी गवर्नमेंट के लिए अच्छा कोई पोजीशन नहीं आ रही है बेसिकली। सही सर, आपने ग्राउंड रियलिटीज़ का जिक्र किया। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। खान साहब हमेशा माफियाज़ का जिक्र करते हैं कि मुल्क में माफियाज़ मौजूद हैं, चीनी माफिया हो गई या किसी और चीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो हमेशा माफियाज़ का जिक्र ज़रूर आता है। आप चेयरमैन FBI रह चुके हैं, तो प्लीज़ आपकी नज़र में सबसे बड़ा माफिया जो कि इस वक्त हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ही डैमेज कर रहा है, कौन सा है? सबसे बड़ा माफिया है वो बिजनेसमैन जो पाकिस्तान को कैश इकोनॉमी में चला रहे हैं और वो टैक्स भी नहीं देते और वो पाकिस्तान के हर तबके को करप्ट करते हैं। वो फौजियों को भी करप्ट करते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को भी करप्ट करते हैं, वो बिजनेसमैन को भी करप्ट करते हैं, वो जराइम पेशा अफराद को भी करप्ट करते हैं। अनरेगुलेटेड, अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस पीपल इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस माफिया है और उनके पास शटर पावर है और वो किसी भी आदमी को, जितने भी रिटायर्ड जनरल होते हैं, वो जाके उन लोगों के पास एम्प्लॉय हो जाते हैं और वो एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का सर्कल चलाते हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट उनके एम्प्लॉय होते हैं, रिटायर्ड सारे लोग उनके एम्प्लॉयज होते हैं। ये क्या कहानी है? किस मुल्क में ये सब कुछ होता है? जब ठीक है, जब ये आप इस तरह गवर्नमेंट चलाएंगे तो यही होगा, ये जो हो रहा है। तो ये जो बिजनेसमैन एक बड़ा नोबेल कॉज होता है इस किसी मुल्क का। अगर वो डॉक्यूमेंटेड बिजनेसमैन है और ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसमैन है, वो टैक्स दे रहा है तो वो फरिश्ता है और वो मुल्क का मसीहा है। बट एट द सेम टाइम अगर वो बिजनेसमैन है, वो टैक्स नहीं दे रहा और सारे फायदे ले रहा है, बिजली हुकूमत में दे रहा है और सब कुछ कर रहा है और उसके बाद वो लोगों को रिश्वत दे रहा है, फौजियों को इस्तेमाल कर रहा है अपने मकासद के लिए और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो फिर सबसे बड़ा माफिया है। और उस माफिया को कोई बिजनेसमैन, कोई गवर्नमेंट टेकल नहीं कर सकती क्योंकि वो उनके फाइनेंसर होते हैं और वो बिजनेसमैन ही उनके कारोबार को उनके लिए फंड प्रोवाइड करते हैं जिसके बेस पर वो सियासत करते हैं, जिसके बेस पर वो हुकूमत करते हैं। तो ये जो माफियाज हैं, ये पाकिस्तान का सोशल ऑर्डर चेंज करेगा। इस तरह नहीं होगा। मेरा सिर्फ एक आपको कहना है कि आप पाकिस्तान में सिर्फ एक काम करें, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी को आगे बढ़ाते जाएं, सब चीज़ खुद ब खुद ठीक होती जाएगी। जहरी साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यू बीन वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट द मैसेज, पाकिस्तान की इस बदतर माशी सूरत हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको समझते हैं? पाकिस्तान में जो जिम्मेदार है इसका, वो पाकिस्तान का वो मईशतदान है जो इंटेलेक्चुअली करप्ट है। वो मईशतदान है
जो पाकिस्तान में टीवी में बैठ के PMLN वाला है वो PTI में तनकीद कर रहा है, PTI वाला PNL में तनकीद कर रहा है, PPP वाला तनकीद कर रहा है, वो मईशतदान इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं, वो अपने ज़हनी तौर पर माजूर हैं, वो ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान की इकनॉमी आज निहायत ख़राब हालत में है। हम सब मिलके ये एग्री कर लें कि पाकिस्तान की इकनॉमी ख़राब हालत में है तो हम इसे सही कर सकेंगे। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि सारी इकनॉमी इसलिए ख़राब है कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो और रज़ारी साहब की करप्शन की वजह से ख़राब है, तो वो भी गलत है। यस, वो एक फैक्टर है। अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इमरान खान ने खराब कर दिया, वो भी गलत है। इसका मतलब है कि जो मरीज का इलाज है, आप सारा उसको हुआ है कैंसर, और कोई एक बंदा बोलता है उसको मलेरिया हुआ है, एक बंदा बोलता है उसको टाइफाइड हुआ है, एक बंदा बोलता है उसको फ्लू हुआ है। उस मरीज को कैंसर हुआ है, वो कैंसर का इलाज चाहिए, या तो उसको आप सर्जरी करें या उसकी रेडिएशन करें। और ये कैंसर उसको एक आदमी ने नहीं किया, ये कैंसर उसको पिछले 50 साल से हुआ है। तो ये बुनियादी काम ये है कि जो लोग पाकिस्तान के मईशतदान हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो ये एडमिट करने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत आज नहीं, पिछले 50 साल से कभी भी मुस्तहकम नहीं रही है। अब जब आप ये फैसला करेंगे कि मुस्तहकम नहीं रही है तो सही करेंगे। अगर मैं ये बैठ के फैसला कर लूं कि 2018 तक बिल्कुल अच्छी थी और 18 के बाद खराब हो गई है, तो मैं भी फिर बेवकूफ हूं। अगर मैं ये फैसला करूं कि 18 से पहले बहुत अच्छी थी और पहले खराब हो गई है, ये गलत है। पाकिस्तान 1970 के बाद से कभी भी माशी खुशहाली या माशी करेक्शन की तरफ नहीं गया है। पाकिस्तान एक नाकाम रियासत की तरफ जा रहा है और इसको हमें सही करना पड़ेगा। सही करने की सिर्फ पहला कंडीशन ये होता है कि पहले आप ये एक्सेप्ट करें कि ये गलत है, और हमारी अनफॉर्चुनेट पोजीशन ये है कि हम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हम गलत हैं। शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप अपनी यारा का इज़हार ख्याल कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा सियासत में कुछ हुई है उथल पुथल, उसकी बात कर लेते हैं। पख्तूनख्वा की सियासत में अवामी नेशनल पार्टी को लगा है बड़ा धचका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ANP की बड़ी विकेट उड़ा दी है। बलोर ख़ानदान के सियासी वारिस गजनफर बलोर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का किया इजहार। और महक हमारे साथ बलोर साहब मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, और प्लीज़ बताएगा ये जो हम कहते हैं ना कि विकेट गिर गई है और एक नई तब्दीली आ गई है, मुहर्रिकात अगर मैं आपसे पूछूं कि पीछे रीज़न क्या है तो क्या कहेंगे आप? हाँ बीबी, इस तरह है कि बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया। सबसे पहली बात यह है कि मेरे विकेट गिरने की बात तो टीवी ने की या किसी ने की, लेकिन यह है कि ये मेरा इनफरादी फैसला है और इंशाअल्लाह ताला देखें जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है थोड़ी सी हालत जो है वो बेहतर हो रही है। ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत हालत अच्छी है, लेकिन हालत बेहतर हो रही है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की पॉलिसीज अच्छी हैं, लेकिन उनको कोरोना ने बहुत ज़्यादा ख़राब किया। जिस तरीके से सारी दुनिया में कोरोना ने बहुत ज़्यादा हालात ख़राब किए, उसी तरीके से पाकिस्तान भी है, बीच में दुनिया में ही आता है, कोई बाहर का हिस्सा नहीं है। और मैंने ये अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी इसीलिए ज्वाइन की है कि इंशाअल्लाह मैं वहाँ भी एक सियासी वर्कर था और इधर भी एक सियासी वर्कर रहूँगा। और बाकी इंशाअल्लाह ताला मुल्क के हालात जो ख़राब सेल्फ में चल रहे हैं, इसमें सबसे अभी मैं शब्बर ज़ैदी साहब को सुन रहा था तो उनको मेरे बड़े हैं, उनको कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये भी FBR के चेयरमैन थे। इन्होंने ये जो कह रहे हैं कि जी कोई अच्छा कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। जब कुर्सी से बंदा उतर जाता है तो सब बंदे तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अच्छा गजनफर साहब, आपने फरमाया कि आप सियासी रुकन हैं, सियासी कारकुन हैं, तो यहाँ भी सियासी कारकुन थे और जब तहरीक इंसाफ में आए तो यहाँ भी आप सियासी कारकुन हैं, लेकिन ANP ये कहती है कि आप सियासी आदमी हैं नहीं, आपका ताल्लुक है नहीं, ऐसा है क्या? सर जी, मैं इसका थोड़ा सा आपको जवाब देना जरूर पसंद करूँगा। मैं एक सियासी आदमी नहीं हूँ। अगर वो ये कहते हैं तो मुझे फख्र है इस चीज़ पर कि मैं एक सियासी ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ। मैं 1992 से अपने जो मेरे बड़े हैं हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब मेरे वालिद साहब की जगह पर हैं, उनके इलेक्शन, बशीर अहमद बलोर साहब के इलेक्शन, उस्मान बलोर साहब के इलेक्शन, हारून बलोर साहब के इलेक्शन, ये कौन सब कुछ करता रहा है? मेरा ये सवाल है कि जी ये ANP से पूछा जाए,
ये इलेक्शन कौन मैं भी बीच में हिस्सा रहा हूँ, मैं खुद 2013 में इलेक्शन लड़ा हूँ, तो सियासी आदमी किसको बोलते हैं फिर? सही। अच्छा सर, मुझे बताएगा कि वो कौन सा पॉइंट था जहाँ पर आपने सोचा कि बस अब आपने एनपी को खैराबाद कह देना है, खुदाफिज कह देना है? कोई तो एक पॉइंट आया होगा जहाँ पे आपने ये कहा होगा कि बस अब जो है वो ट्रैक चेंज करना है मुझे। बीबी, दो भाई होते हैं ना घर में, तो उनके भी हर एक के अलग अलग वो होते हैं, नैरेटिव होते हैं कि जी ये मैं ये करूँगा और मैं ये करूँगा। मेरा इमरान खान की पॉलिसीज के साथ बिल्कुल इत्तेफाक है, और मेरा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं महमूद खान, उनके साथ भी बिल्कुल पॉलिसीज बिल्कुल उनकी ठीक चल रही हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस वक्त मुल्क में, इंशाअल्लाह ताला वो प्रॉब्लम जो है वो इंशाअल्लाह, अगर ये कोरोना ना होता तो अभी तक सब कुछ ठीक होता। अच्छा, ये भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि अभी आप तहरीक इंसाफ को लेके क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं? क्योंकि देखिए, आपने ख़ुद कहा कि आप एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सियासी ख़ानदान जिसने बुनियाद डाली एक नज़रिए की, उस नज़रिए से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इख्तलाफ या मुनहरिफ करके, लेकिन उस नज़रिए से किनारा कशी इख्तियार करके एक बिल्कुल नए नज़रिए में आना, ये कितना मुश्किल है? ये बड़ा मुश्किल फैसला है, आप ठीक बोलते हैं, लेकिन इंशाल्लाह टाइम जो है वो एक हीलिंग जो है वो टाइम के साथ ही होती है, और इंशाल्लाह ताला देखें ये अच्छा फैसला है। देखिए अब इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, और हम क्या ये उम्मीद करें कि NA1 से इस बार PTI जीत जाएगी? NA1 का इलेक्शन तो अभी 1.5 साल बाद है जी। हाँ, तो देखेंगे क्या होता है। तो बताएं ना, वहाँ से तो हारे थे ना, तो बताएं कि आप मतलब 1.5 साल है तो 1.5 साल की प्लानिंग तो करेंगे ना गजनफर साहब? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे सियासी और मेरे वालिद साहब की जगह पर हैं, मेरे सबसे बड़े ताए हैं हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब, वो NA1 लड़ते रहे हैं। इस दफ़ा हम हारे, और लेकिन ये है कि अब मैं उनका क्या आपको बोलूं कि वो हारे PTI के कैंडिडेट से। ठीक है, ये तो सियासत है, एक बंदा जब खड़े होते हैं तो एक बंदा हारेगा, एक बंदा जीतेगा, ये नहीं है। और मेरा जी मैंने कहा एक बंदा हारता है, एक बंदा जीतता है सीट पे। अभी मैंने आपको कहा मैं सियासी वर्कर था और मैं सियासी वर्कर ही रहूंगा। मेरा इस वक्त कोई इलेक्शन लड़ने का किसी जगह पे मूड नहीं है किसी। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि KP हुकूमत की कारकर्दगी अब तक आपकी नज़र में कैसी रही है, क्या कमेंट करेंगे? बीबी, अगर KP हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी ना होती ना तो दूसरी दफा हुकूमत इनको ना मिलती। ठीक है गजनफर साहब, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच गजनफर बलोर, जो कि अब रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं, और जूं इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, सियासी गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है, वफादारियाँ तब्दील करने का जो थोड़ा सख्त हो जाता है, लेकिन पसंद नापसंद तब्दील हो ही जाती है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद अहम चीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और फिर से सीटी बजने वाली है, गेम उठने वाला है, और सब के सब ग्रूव देखने वाले। क्यों? क्योंकि PSL 7 का आगाज़ होने जा रहा है, और ड्राफ्टिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, और जो फ्रेंचाइजेस हैं उन्होंने अपने अपने जो पसंद के खिलाड़ी हैं ना वो सेलेक्ट कर लिए। मैं ऑल एक्साइटेड अबाउट PSL 7। वैसे अभी तक गाना नहीं आया, मैं तो सिर्फ वो सोच रहा हूँ कि पिछली बार जो नसीबोलाल ने ज़बरदस्त माहौल बना दिया था, इस बार कब आएगा PSL एंथम? मुझे तो इस चीज़ का इंतज़ार है। और वो याद है आपको लास्ट टाइम जब वो ग्रूव मेरा वाला गाना बजता था ना, थोड़ी तनकीद भी होती थी, लेकिन खैर कोई नहीं, वो इतना बजा कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फैसल, जब PSL आता ना, अब एक खौफ सा हमें पैदा होना शुरू हो गया कि आया स्टेडियम में जाने की इजाज़त होगी नहीं होगी। क्योंकि आपको याद है कि लास्ट टाइम तो मेरी टिकट ही वेस्ट हो गई थी, क्योंकि जब मैच था कराची में टिकट खरीद ली भी थी, लेकिन कोविड की वजह से एक बात बताएं, जा ही नहीं सकते थे शायकीन क्रिकेट। एक बात बताएं, आपने अभी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, आपने टिकट खरीदी, आपने खरीदी थी? सच्ची बताएं प्लीज। हाँ, देखा आपकी हंसी ने सब कुछ बता दिया। हाँ, देखा आपने। तो जो आवाम से दरख्वास्त है वो ये दरख्वास्त है कि अगर आपको कहीं से मिल जाती तो भी अच्छी बात है, लेकिन ख़रीदे टिकट्स, और PSL 7 को बहुत ज़्यादा एंजॉय हम करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या ड्राफ्टिंग हुई है
कौन सी टीम में कौन से प्लेयर्स रिटेन हुए हैं। अभी हम बात करेंगे लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद। आतिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन के लिए वक्त निकालने के लिए। हमें बताइएगा कि इस साल कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि जैसे कि रमीज़ राजा साहब भी कह रहे हैं कि हमें हर साल पीएसएल को बड़े से बड़ा बनाते जाना है। आप लोगों का बड़ा इसमें अहम किरदार है। सारा जितना भी बीच में कोरोना के मामलात हों या दीगर कोई भी इश्यूज़ हों, आप लोगों ने बड़ा दबाव बर्दाश्त किया, लेकिन इसके बावजूद पीएसएल इज़ गोइंग ऑन सॉन्ग। तो बताइए कैसा फील कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त। ऑब्वियसली कल बड़ा अच्छा ड्राफ्ट रहा और सारी टीमें बड़ी ज़बरदस्त उभर के सामने आई और 7वां एडिशन है। इंशाल्लाह अच्छा कंपेटिटिव मुकाबला होगा और मेरा ख्याल है दूसरा एडिशन होगा जो सारा पाकिस्तान में खेला जाएगा। अच्छा आतिफ साहब, कलंदर्स को ये एजाज़ हासिल है कि उसके पिक किए हुए प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए जाके इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, वो चाहे शाहीन शाह अफरीदी हों, हारिस रऊफ़ हों या फिर फ़खर जमान या फिर कोई और। तो इस हवाले से बताइएगा, क्या आप लोग मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी लाते हैं कि ऐसे प्लेयर्स चूज़ करते हैं एमर्जिंग कैटेगरी में भी कि वो जाके इंटरनेशनल में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर जाते हैं? देखिए, हमने हमारा एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो वन ऑफ इट्स ओन काइंड और पूरी दुनिया उसकी मुतारफ है। और जिस तरह आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे जो अभी फिरेदौन हमारे एमर्जिंग टैलेंट है और अहमद दानियाल हैं जो उधर खेल रहे हैं बिग बैश में मेलबर्न स्टार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सो हमारी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान का यंग टैलेंट और रॉ टैलेंट जो है, जिनको उस तरह प्लेटफॉर्म नहीं मिलते नॉर्मल हालात में, उनको लाहौर कलंदर जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और ग्रास रूट लेवल से नया टैलेंट सामने लेके आता है। तो इस दफा भी आप यंग और एक्साइटिंग टैलेंट जो है लाहौर कलंदर की तरफ से देखेंगे। सही। अच्छा राना साहब, एक और चीज़, लाहौर जब मैदान में उतरते हैं ना लाहौर कलंदर्स वाले, तो फिर लाहौरियों की पूरी सपोर्ट होती है उन्हें, क्योंकि मैं तो लाहौर में और मैं अगर ये कहूँ कि अब आधी लाहौरी आधी कराची हो गई तो गलत नहीं है। तो प्लीज़ मुझे बताएगा कि इस दफ़ा लाहौर से क्या उम्मीद रखें, जीत पक्की है? बिल्कुल, इस दफा बहुत पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह टीम भी बड़ी अच्छी बनी है और नई स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतर रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे न सिर्फ लाहौरियों को बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए कलंदर्स के फैंस को जो है खुशियां मिल सकें। आतिफ साहब, एक बड़ा इशू आया था बीच में, मैं इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन बड़ी हीटेड डिबेट भी रही बीच में, बड़े मामलात आए पेमेंट के और फिर ब्रॉडकास्ट के, इन सारी चीज़ों के, लेकिन फाइनली वो सारी चीज़ें दूर कर ली हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इस पे भी बताएं कि क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से आप लोगों ने कोप अप किया? देखिए, बात यह है कि हम सारे मिल के पूरी पाकिस्तानी कौम हो, पीसीबी हो, फ्रेंचाइज ओनर्स हो, उन सब की एक ही ख्वाहिश है कि इस लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाए। अब उस दुनिया की नंबर 1 लीग बनाने के अंदर जो चैलेंजेस दरपेश आते हैं, चाहे वो पीसीबी को हो या फ्रेंचाइज ओनर्स को हो, उसके ऊपर डिबेट होती है और इख्तलाफ राय होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सारों की ख्वाहिश एक ही है कि इस लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाए और उसी की तरफ हमारा सफर जारी है। आपने कहा कि दुनिया के नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं, आईपीएल हो गया, दूसरी लीग्स हो गई। राना साहब, उन लीग्स में और पीएसएल में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। तो बेसिक फ़र्क जो है वो मॉडल का है। ऑब्वियसली आईपीएल जो है वो हमारे से काफ़ी 10 गुना ज़्यादा बड़ी है बिकॉज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल। उनकी जो इकोनॉमी है वो डिफरेंट है, बट जो बेसिक चीज़ है वो है आपकी जो लीग का मॉडल है। आईपीएल में जिस तरह होम एंड अवे है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। आईपीएल में जिस तरह वो स्टार वैल्यू जिस तरह की वो आती है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो नहीं है। सो कोशिश यही है कि हम उसकी तरफ लेके चलें। आईपीएल में प्रोपेचिटी में टीमें हैं, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सो उसी की तरफ कोशिश कर रहे हैं ताकि इस मॉडल को बेहतर करके उनको कम्पीट किया जा सके। सही, ठीक। अच्छा राना साहब, पर्सनली अगर मैं ये पूछूं कि पीएसएल की सबसे अच्छी चीज़ आपको लगती क्या है? की सबसे अच्छी चीज जो है वो पाकिस्तान का रॉ टैलेंट है, यंग टैलेंट है। जिस तरह आप देखें कि जो यूएसपी है उसका, आईपीएल का यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो उनका ग्लैमर है और पाकिस्तान सुपर लीग का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यंग रॉ टैलेंट है। आप देखेंगे हर टीम के पास 3-4 ऐसे 140 प्लस वाले फास्ट बॉलर हैं और जो कम्पिटिटिव क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा है। आईपीएल में शायद इस तरह नहीं है, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, जो कि पीएसएल के अंदर है। पीएसएल में आपको बड़े तगड़े मुकाबले देखने को मिलते हैं, बड़ी बैलेंस टीम होती है। तो ये जो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है कि पीएसएल जो है वो थोड़ी बेहतर है। ओके, थैंक यू सो मच आतिफ राना साहब, बेस्ट ऑफ लक आपको भी।
बड़े राना साहब को भी, कलंदर्स को भी और किंग्स को भी और ग्लैडिएटर्स को भी, ज़ल्मी को भी और सुल्तान्स को भी, सबको, वो सब के जो हमारे इस ब्रांड को इंटरनेशनल जो है वो दुनिया के आगे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रेजेंट करने का एक बहाना बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और वैसे नहीं बढ़ते हैं आगे, हम क्रिकेट की ही मजीद बात करेंगे और पीएसएल तो जब होगा तो होगा। अभी जरा जो हो रहा है उसकी बात कर ले मैं, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज। अब जरा बताएं कि क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी और कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि आज से जो नेशनल स्टेडियम कराची में पहला जो है T20 वो खेला जाएगा। देखिए फैसल, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब पाकिस्तान में मैच होते हैं ना, तो जो भी टीम जीतती है जीत पाकिस्तान की होती है, और मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि पाकिस्तान जीते। लेकिन खैर आज जो भी जीतेगा जीत पाकिस्तान की होगी, और चूँकि हमारे ग्राउंड्स में खेला जा रहा है तो सारे खिलाड़ी हमारे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हुज़ैफा खान से। हुज़ैफा बताइएगा। देखिए पाकिस्तान में एक बार क्रिकेट वापसी आ रही है, जिस तरह न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने लास्ट टाइम पे पुल आउट किया। वेस्ट इंडीज़ की टीम वनडे और T20 खेलने कराची में मौजूद है। आज पहला मैच खेलने जाना है, शाम 6 बजे ये मैच होगा। 8 घंटे से कम रह गए, लेकिन सबसे फ़िक्रमंद बात यह है कि तकरीबन 18,000 से ज़ायद टिकट जो है वो अब तक पहले T20 के नहीं बिके हैं। जी हाँ, 250 रुपये से 2,000 रुपये तक का टिकट मुख्तस किया था T20 के लिए, लेकिन अब तक 18,500 टिकट नहीं बिक सके। और इसमें हैरानकुन बात यह कि जो 250 रुपये का टिकट था, यानी जनरल इंक्लूजर, 5 इंक्लूजर ऐसे हैं जो जनरल इंक्लूजर यहाँ पे होते हैं, 250 रुपये का टिकट था, उसके 11,000 तक के टिकट हैं जो नहीं बिक सके हैं। और जो टिकट बिके हैं उसमें सिर्फ एक ऐसा इंक्लूजर है, इमरान खान, जिसके 1,000 रुपये के पैसे रखे गए थे, सिर्फ उसके टिकट सोल्ड आउट है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि उसमें से बहुत ज़्यादा कोटा जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को चले जाते हैं, स्पॉन्सर्स को, यानी कॉम्प्लीमेंट्री टिकट होते हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बहुत कम तादाद में अवाम ने टिकट्स लिए, जिसकी बड़ी वजह ये नज़र आती है कि मार्केटिंग फेलियर है। आप शहर के मुख्तलिफ शहरों का जो है वो उस पर जाएँ तो देखेंगे कोई बोर्ड्स नहीं लगे हुए, कोई बैनर्स नहीं लगे हुए। और सबसे बड़ा बैरियर जो आ रहा है वो आ रहा है वीक डेज़ का, यानी आज मंडे है, आज मैच रखा गया है, 6 बजे का मैच है, तो लोग दफ्तर से किस तरह वापस पहुँचेंगे। दूसरा मैच मंगल को रखा गया है, तीसरा मैच जुमेरात को। तो लोगों का यही कहना है कि वीकेंड पे मैचेस नहीं रखे गए, क्योंकि ऑफिस भी होते हैं, लोगों की दुकानें भी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल। एक और मसला जो लोगों को आ रहा है, पिछले PSL में हमने जिक्र किया था कि ऑनलाइन टिकटें खरीदने का। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बड़ी अहम बातें बताई हैं एंड इट्स डिसहार्टनिंग, लेकिन लेट्स होप कि शाम तक लोग पहुँचे यहाँ पे और मैच देखें। अभी वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो कुछ अहम लोगों से मुलाकात कराएंगे और कॉन्फ्रेंस उर्दू लिए चलेंगे आपको। हमारे साथ ही रहिए। अब रुख करते हैं लाहौर का। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी का लाइसेंस ना होने पर दुल्हे का 2,000 रुपये चालान कर दिया। चूँकि अमर सद्दू के करीब ट्रैफिक वार्डन ने दुल्हे की गाड़ी को रोककर लाइसेंस तलब किया, मगर ड्राइवर लाइसेंस फराहम करने में नाकाम रहा, जिस पर वार्डन ने बारात ले जाने वाली गाड़ी को 2,000 की चालान चिट थमा दी। महक, ये देखें, अगर आप लाइसेंस ना रखें तो आप कितने बड़े VIP क्यों ना हो, और वो बेचारा सोचे कितने अरमानों के साथ जा रहा था, वो उसका चालान हो गया 2,000 रुपये का। सोचें आप। बिल्कुल। और फैसल देखिए, अरमानों के साथ ये दुल्हा बेचारा है, दुल्हे को तो देख के वैसे ही तरस आ जाता ना आपको कभी कभी कि दुल्हे होके जाने तो, लेकिन वही बात है, कानून सबके लिए बराबर है। और इसकी मिसाल हमने देखा कि किस तरह से नज़र भी आ रही है कि वही बात है कि आप चाहे जिस मर्जी बैकग्राउंड से हो। जहांगीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जहांगीर प्लीज़ बताएगा, वैसे हमने देखा कि पिछले दिनों में काफ़ी ट्रैफिक पुलिस से एहलकार एक्टिव भी रहे हैं कि अगर लाइसेंस आप नहीं रखते तो आपका चालान होगा, 2,000 जुर्माना होगा। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे कि चालान की जो जुर्माना है, चालान का ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर या वन वे की खिलाफ वर्जी करने पर वो 2,000 रुपये कर दिया जाएगा। जिसके बाद सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एक मुहिम शुरू की, चंद दिन वो मुहिम चलाएगी और उसके बाद इन अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया गया। और 1 हफ्ते के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर अब तक 5,000 से जायद चालान किए जा चुके हैं। और इसी तरह से 36 दिनों के दौरान जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस अब तक 36,000 से जायद चालान चिट्स जो है वो ड्राइवर्स के हाथों में थमा चुकी है। इस हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि इन जुर्मानों की वजह से ट्रैफिक वायलेशन में वाज़ेह कमी आई है, ना तो लोग वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और जहां तक बात है ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की, तो अब
ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा भी लोगों को किया जा रहा है। लोग जौक दर जौक जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स जो है उनका रुख कर रहे हैं। बात ये करें कि लाहौर में रजिस्टर्ड गाड़ियां कितनी हैं, मोटरसाइकिलें कितनी हैं, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर में इस वक्त 62 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 42 लाख के लगभग मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं, जबकि लाइसेंस होल्डर्स की तादाद जो है वो आटे में नमक के बराबर है। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 2017 से लेकर रवां साल नवंबर तक जो है वो 2,23,800 से जायद जो लाइसेंस है उनका इजरा किया जा चुका है। और सबसे ज्यादा इन 5 सालों के दौरान लाइसेंस जो है वो 2017 में जिनकी तादाद 84,000 है जारी किए गए थे, और उसके बाद 2018 में उसकी तादाद मजीद कम होकर 82,000 हुई, और फिर ग्रेजुअली इसमें एक डिक्लाइन आया और रवां साल जो है वो 19,600 से जायद जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो जारी किए गए हैं। इस हवाले से हुक्काम का ये कहना है कि किसी भी सूरत में किसी के भी साथ जो है वो कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिल फॉर अपना लर्नर बनवाए और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए, ताकि 2,000 रुपये जुर्माने से बचा जा सके। इसी तरह से वन वे की खिलाफ वर्जी की बात की जाए तो लाहौर में जहांगीर ये बताइए, लाहौर में गाड़ियां कितनी है, लाइसेंस कितने हैं? गाड़ियों की तादाद रजिस्टर्ड व्हीकल्स जो है वो लाहौर में 62 लाख है, जिनमें 42 लाख मोटरसाइकिलें भी हैं। यानी इन 42 लाख को माइनस कर दिया जाए अगर 62 लाख में से, तो 20 लाख के लगभग जो है वो गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं लाहौर में। और ये पूरे पंजाब की जो व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं उनका 32% सिर्फ और सिर्फ लाहौर में ही रजिस्टर्ड है, जबकि लाइसेंस 2,23,000 लोगों के पास है 2017 से लेकर 2021 के आज़ाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर बात की जाए, इससे कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी लाइसेंस होल्डर्स की तादाद गाड़ियों की तादाद की निस्बत बहुत कम है। यानी काफी सारी लोगों की तादाद ऐसी है जो कि सड़कों पर गाड़ियां तो ड्राइव करते हैं लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लोग रोड्स पर गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं, और इसी मकसद के लिए ये ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर चालान का जो जुर्माना है वो 2,000 रुपए किया गया है, कि ताकि बगैर लाइसेंस। और जहांगीर ये बहुत अच्छी बात है, आपको ट्रैफिक रूल्स का पता होना चाहिए, आपको ट्रैफिक सेंस होनी चाहिए, तभी आप गाड़ी लेके रोड पे निकले ना। अगर आप इस तरह से लेके गाड़ियां रोड पे आना शुरू हो जाएं तो ट्रैफिक हादसात की तादाद में भी इजाफा। बेहद शुक्रिया, आप कर रहे थे, डिटेल्स शेयर कर रहे थे, एंड इट्स वेरी गुड कि अगर इस तरह से जुर्माना बढ़ा दिया गया ताकि लोग जो हैं थोड़े से पंक्चुअल हो जाए, उन्हें पता चले कि अच्छा अगर आपने गाड़ी चलानी है तो कौन कौन से रूल्स हैं आपने फॉलो करना है, अदरवाइज आपका 2,000 का चालान होगा, चाहे आप दुल्हा ही क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं, जरा कराची का रुख करते हैं। आर्ट्स काउंसिल में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है वो इख्तिताम पजीर हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि मुल्क के 75 साल जो तालीम, सकाफत, अदब और दीगर जो चीज़ें हैं वो अवाम तक पहुँचाई जाएँ, अवाम को उससे आगाह किया जाए। तो फैसल मेरे साथी एंकर यहाँ पर गए, उन्होंने इसको कवर किया, क्या माहौल था वो आपको हम दिखाते हैं। हम तो एक अपनी शनाख्त चाहते हैं, सालिम हो तो कीमत पाते हैं, कहीं तो चक्की मोटा पीसे मैदा कहीं बनाए। आगाज गुफ्तगू का कुछ इस तरह से हो कि तारीफ उर्दू की हर तरह से हो। उर्दू वो ज़बान कि जिसे याद कर लिया है आयत की तरह, कायम जो रहेगी रिवायत की तरह, मरने तलक रहेगी आदत की तरह। तो आदावर्ज है, जब भी किसी इमारत की पुख्तगी देखना हो तो ये देख लीजिए कि उसकी बुनियाद कितनी मजबूत है। आर्ट्स काउंसिल को मुश्किल वक्तों से निकालने वाले और फिर इस इमारत को तामीरी सतह पे भी और रूहानी सतह पे भी पुख्ता करने वाले और फिर इस उर्दू मेले की दागबेल डालने वाले हमारे साथ अहमद शाह साहब मौजूद हैं। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने तारुफ में कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं, बहुत अच्छा किया, बस जहाँ रूहानी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसको हम इंटेलेक्चुअल अपग्रेडेशन भी कह सकते हैं। इस पूरे सफ़र को कैसे कूजे में बंद करेंगे? 20 साल हो गए और सारी कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ, सिवाय इसके कि मैं एक नौजवान था और अब उम्र आ गई है मेरे चेहरे पर भी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ कि ये पाकिस्तान के सकाफती इनकलाब का, हालांकि पाकिस्तान को 75 बरस हो गए और मुझे 20 बरस पहले ये मैंने सफ़र का आगाज़ किया, तो हाल बहुत ख़राब था और कराची का ख़ास तौर पे बहुत ख़राब था और पाकिस्तान में भी कोई ऐसा नुमाइंदा अदारा नहीं था
जहाँ पाकिस्तानी सकाफ़त को उस तरह से तरवीज दी जाती हो, पाकिस्तानी ज़बानों को, पाकिस्तानी कौमी ज़बान उर्दू को। तो 14 साल पहले मैंने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू की। तो मैं समझता हूँ कि जो काम हमने शुरू किया था अब ये सारे पाकिस्तान में फैल गया है। पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा छोटे बड़े शहरों में अब ये उर्दू कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और हम पर बहुत मोहब्बत का दबाव है कि इसका चैप्टर हम लाहौर भी लेके जाएं, इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा, गिलगित और कश्मीर। और इस साल से हम प्लान कर रहे हैं कि 4 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है तो 2-2 दिन या 3-3 दिन हम प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में भी करें और GB और वहाँ भी लेके जाएं। पूरा हिंदुस्तान उजड़ा और पूरे पाकिस्तान से हिजरत हुई तो ये शहर आबाद हुआ। ये अदीबों, दानिश्वरों, फ़नकारों, मौसीकारों, गुलकारों का शहर है। तो मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि कोई मुसाबकत नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि लोग देख रहे हैं कराची की तरफ और आर्ट्स काउंसिल की तरफ। अहमद शाह साहब, मैं आपको 14 साल से पहले अगर लेके जाऊँ यूथ फेस्टिवल में तकरीरी मुकाबला, वो एक लड़का यहाँ पे और उसके बाद वो आज आपसे मुखातिब है, जो पहला नाम वहाँ पे और आज ये। तो जैसे आपने कहा कि ये अदीबों का, मौसीकारों का, शायरों का शहर है, एंकरों का भी शहर है। आप देख रहे हैं कितनी ही अच्छी बात है कि यहीं से सीख के आज कितने एंकर्स जो हैं वो टीवी पे खबरें पढ़ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो वो सिर्फ तकरीरी मुकाबले नहीं थे, 12 मुख्तलिफ चीज़ों में मुकाबले होते थे। डिबेट में, क्विज़ में, मुसव्वरी में, फोटोग्राफी में, थिएटर में और बेतबाजी में उनको रिवायतों को ज़िंदा किया और उसमें से सैकड़ों तुम्हारे जैसे इंतहाई टैलेंटेड नौजवान निकले। बहुत सी बच्चियां और बच्चे टीवी के लीड एक्टर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, सिंगर भी हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। हमारी दुआ है कि इसी तरह उर्दू कॉन्फ्रेंस, आर्ट्स काउंसिल और आप दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करते रहें। थैंक यू सो मच। ना तारीख के शमशान की शब हो जैसे, या मुफ्लिस की अगर जान बची तो आन गई। आर्ट्स काउंसिल की तरक्की से लेके आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तरक्की तक एक खातून जिनका नाम नुमाया जगमगाता है, उमा मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा महसूस होता है जब आप लोगों ने इसको, जिसको ब्रिक बाय ब्रिक शुरू किया, ईंट से लेके शुरू किया और अब वो मजबूत इमारत की सूरत में है, तो कैसा महसूस होता है? ये इस शहर के लिए और वतन अज़ीज़ के लिए एक बहुत ही खुशी और इम्बिसात की बात है। ये बाइस इज़्ज़ो इफ्तिखार है इस मुल्क के लिए कि आपकी कौमी ज़बान जो उर्दू है उसके फ़रोग़ के लिए एक ऐसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है जिसमें दुनिया भर से मंदुबीन तशरीफ़ लाते हैं और शमाए उर्दू के परवाने आपको चारों तरफ नज़र आ रहे होंगे। तो ये उर्दू जो है ये एक राब्ते की ज़बान है, ये मोहब्बत की ज़बान है, ये गालिब और मीर की ज़बान है, ये दाग और मोमिन की ज़बान है, ये नासिख की ज़बान है, ये जिगर और जोश की ज़बान है। और हमारे पाकिस्तान में बाकी जो दीगर ज़बानें बोली जाती हैं उनसे भी उर्दू का बहुत रिश्ता है। और इस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए कि उन ज़बानों के हवाले से भी सेशन होते हैं और शायरी की जो मुख्तलिफ असनाफ़ हैं उन पर बातचीत हो रही है। बच्चों का अदब है, रसाई अदब है, सब पे बात हो रही है। मीडिया के हवाले से सेशन है, सोशल मीडिया जो कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा जिसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें इस कॉन्फ्रेंस में हैं और मुझे तो लगता है कि ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है वो इस शहर का एक ताज जैसे होता है वैसी उसकी अहमियत है। और लोग जिस तरह से मोहब्बत के साथ, जोश व खरोश के साथ आते हैं, शरीक होते हैं, वो इस बात का सबूत है कि ये शहर कराची इल्म दोस्त, फ़न दोस्त और सकाफ़त को उजागर करने वाला। उमा मीर साहब हमारे साथ मौजूद थी और जैसे कह रही थी कि ये शहर कराची अगर शहरों की दुल्हन है, उरूसुल बलाद है, तो ज़ुबानों की मोहब्बत पे मबनी ये अदबी कॉन्फ्रेंस इस दुल्हन का गहना। कभी पानी पी लिया, कभी हुक्का पी लिया। असगर नदीम सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बताइए तबीयत कैसी है और कॉन्फ्रेंस में आके तबीयत कितनी बहाल हुई? बहुत आला कॉन्फ्रेंस, बहुत 3-4 चौथा दिन है, आज तो आखिरी है। तो सेशंस हुए हैं और हर तरह का सेशन है, शायरी पे, फिक्शन पे, समाज पे, पॉलिटिक्स पे, सब बहुत अच्छे सेशंस हैं। और हम हमेशा आते हैं तो हमें सब दोस्तों से मुलाकात होती है, एक फेस्टिविटी है और एक कलर है और एक फ़िक्र भी है।
तो सारे सेशन हमने अटेंड किए। दो अभाम होते हैं, एक तो ये कि नौजवान नस्ल ज़बान की तरफ नहीं, और दूसरी बात ज़बानों में आपस में कोई नफ़रत या तासुब है। इन दोनों असरात को ज़ाइल होते हुए देखा आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ तासुबात हैं जो रहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। सब मिलना चाहते हैं, सब ज़बानें मोहब्बत की हैं, सब एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, ये ख्वाहिश है। तो इस ख्वाहिश की वजह से मैंने नहीं कभी भी सुना, हमारी अपनी क्लास में कई ज़बानों के बच्चे होते हैं, तो वो तो नहीं लड़ते, तो वो तो आपस में मिल के रहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, वो कुछ फोर्सेज हैं जो उन तसुबात को हवा देती हैं, अदरवाइज कुछ। और नई नस्ल की जितनी इस वक्त प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये तो बड़ी खुशाइंद है। जाहिर है ये होता ही उनके लिए कि वो आएँ और देखें और सुने। हमारे शो के तवस्सुत से नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस आलमी कॉन्फ्रेंस और ज़बान और ज़बानों की मोहब्बत के हवाले से? पहली बात तो ये है कि जब ऐसे फेस्टिवल हो तो आएँ, घर ना बैठें। सबसे पहला पैगाम तो ये है, ताकि आएंगे सुनेंगे तो उनकी तब्दीली होगी ना ज़हन में। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, किताब से रिश्ता रखें ताकि उनको पता हो कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है। बहुत थैंक यू जी। अनवर भाई, आप मेरी कॉन्फ्रेंस को सियासी रंग ना दें। आप और आपके ख़ानदान ने पाकिस्तान को 75 बज़र गुजारते देखा। अपने ख़ानदान और पाकिस्तान पे बात करें। शाह साहब, अपने ख़ानदान पर बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी मेरे ख़ानदान ने क्या किया। जिन ख़ानदानों ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया, जिन ख़ानदानों की वजह से आज हम पहचाने जाते हैं, जिन ख़ानदानों की वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उन पर बात करना चाहिए। अनवर भाई, वो कौन से ख़ानदान हैं? शाह साहब, भुट्टो ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान और फ़ौज ख़ानदान। अनवर भाई, ये अदबी कॉन्फ्रेंस है, गुफ्तगू का ताल्लुक़ अदब से होना चाहिए। शाह साहब, आप हमारी फ़ौज का अदब करते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर इसका मतलब है कि फ़ौज का ताल्लुक़ है अदब से। अली से कहा यह जाता है कि ये कॉन्फ्रेंस, उर्दू कॉन्फ्रेंस, यहाँ तो बुज़ुर्ग मअम्मर अफराद और ये आते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आई हुई हैं, तो जो यंग जनरेशन है उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? यंग जनरेशन को मैसेज देना चाहूँगी कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, पाकिस्तान की पहचान है, और पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में उर्दू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम लोग किसी सेमिनार में इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारी तकारीर जो हैं वो उर्दू में हो, ताकि पूरी दुनिया तक इस बात का पैगाम जाए कि हमारे पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल की जो लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको तो तरजीह दी जाती है, लेकिन हम अपनी ज़बान में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोग आइए, हमारे सेशंस अटेंड कीजिए, क्योंकि सेशंस में पूरी दुनिया से आने वाले लोगों के पास नॉलेज का ख़जाना है, जो अपनी नॉलेज के साथ साथ अपने तजुर्बात भी शेयर करते हैं, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सियासत का एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, कराची का, मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी जी बिल्कुल। और यहाँ आके तो तबीयत वैसे हशाश बशाश हो जाती है। आर्ट्स काउंसिल एक ऐसी जगह है, एक ऐसे शहर में कि जहाँ बिल्कुल आउटलेट्स ही ख़त्म हैं। आप ना सिनेमा है, ना कोई उस तरह की कल्चरल एक्टिविटी है। तो आर्ट्स काउंसिल ने पिछले 2 दिहाइयों से इसको बिल्कुल बदल के रख दिया है। पहले भी एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन उस पैमाने पर नहीं होती थी। लेकिन अब जो सिलसिला चला है, ख़ास तौर पे पिछले 14 साल से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के, उसमें पहले तो ज़ाहिर है भारत से भी लोग आते थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसकी वजह से नहीं आए। लेकिन ये सिर्फ नाम उर्दू कॉन्फ्रेंस ज़रूर है, लेकिन ये सब सब सारी ज़बानें बोलने वाले लोगों के लिए इकट्ठा होने का, मुकालमे का एक ज़रिया है। आपने यहाँ अभी थोड़ी देर पहले पश्तो सेशन भी सुना, इससे पहले सिंधी, हमारी सिंधी सकाफ़त के बारे में, बलोच सकाफ़त के बारे में, और सिर्फ सकाफ़त ही नहीं, सियासत भी, अदब भी, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं, ये सब रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो हम उनको अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन अगर आप सहाफ़त में देखें तो सहाफ़त में अगर आप ज़बान के मामले में, चाहे वो लिखने वाली बात हो या बोलने वाली बात हो, उसमें अगर आप कहीं भी किसी भी तरीक़े से आपकी ज़बान में लग़्ज़िश होगी तो वो यकीनन नोट की जाएगी।
तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमें शायद उसका उस तरीके से अंदाज़ा नहीं है कि 4 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, हज़ारों की तादाद में लोग मिलते हैं, बहुत से लोग यहाँ बुक स्टॉल्स भी हैं, सेशंस भी अटेंड करते हैं। एक बात जो आपको शायद टेलीविज़न पे नज़र नहीं आती हमें, वो ये कि मकालमे में तहज़ीब का ख्याल रखा जाता है। मकालमे के दौरान जो है वो दलील से गुफ्तगू होती है, चीख व पुकार आपको नहीं किसी सेशन में नहीं नज़र आएगी, सख्त से सख्त सवालात भी होते हैं, और अगर कहीं किसी ने कोई इस तरह का सवाल किया तो उसको रोकने वाले भी होते हैं कि तहज़ीब के दायरे में रह के सवाल करें। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए। उनको ज़रूर आना चाहिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा होता है, उन्हें पता चलता है कि लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होता है। अदीब हैं, शायर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आते हैं। तो मेरा ख़्याल है ये ही कराची का, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर मैं इवेंट कहूँ तो ये गलत नहीं। उर्दू अदब का ये मेला, और ना सिर्फ उर्दू अदब बल्कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का ये मेला इस बात की गम्माज़ी करता है कि ज़ुबान में आपस में कोई तासुब, कोई नफ़रत नहीं है। ये सिर्फ उन चंद लोगों की वजह से है जो ज़बान को नफ़रत फैलाने का ज़रिया बनाते हैं। लेकिन ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस और इससे जुड़ी मज़ीद जितनी ज़बानों के सेशन हुए हैं, इस बात की गम्माज़ी करता है कि उर्दू लड़ाने के लिए नहीं, उर्दू तो गले मिलाने के लिए। कफन से काफ हटाना है, फ़न बनाना है, हमारा काम दुखन को सुखन बनाना है, फिर इसके आगे काम तितलियों के सुपुर्द, तुम्हारा काम तो बाग बनाने का मन बनाना है। उर्दू बाग सजा हुआ है और ज़ुबान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें जगह जगह फूल लगे हुए हैं, और फूलों के आशिक ये भंवरे पूरे शहर कराची क्या, पूरे मुल्क पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया से इस 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। वो क्यों कहेंगे कि हम दोनों खैर से जी लें, हमारी जंग से जिनकी कमाई जारी है। वाह वाह। तो ज़बरदस्त फैसल, यकीनन मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जिसे आप बार बार जिक्र करते हैं ना, उर्दू ज़ुबान का या मुख्तलिफ़ दीगर ज़ुबानों का। मैं कहती हूँ कराची वो ज़मीन है जहाँ पर आपको हर ज़ुबान मिलती है, और हर ज़ुबान की, जैसे हम कहते हैं ना, कि एक अलग ही बैकग्राउंड है, और आपने कितना इंजॉय किया होगा यहाँ पर। अच्छा महक, पता है बात क्या है कि ज़ुबान को किसी ख़ित्ते से जोड़ देना एक बड़ी गलती होती है, क्योंकि ज़ुबान बोली कराची में जाती है, ज़ुबान बोली कराची में जाती है, लेकिन इसकी तरवीज लाहौर में होती है। और जिन बुनियादों पे नफ़रतें बोई गई हैं दो शहरों या दो ख़ित्तों में रहने वालों के बीच, उनको भूल जाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि अगर परवान चढ़ी है उर्दू कराची में, तो परवान चढ़ाने के ज़िम्मेदार लाहौर वाले हैं। बहुत ज़्यादा तरवीज हो रही है इस वक्त लाहौर में भी, और बड़े बड़े शोरा जो हैं वो ये नहीं देखते कि कौन कहाँ का है, वो तो ये देखते हैं कि किस ज़ुबान में कितनी मिठास है, और वो चाशनी उसमें घुलते रहते हैं, और हम जैसे आशिक जो हैं वो इस ज़ुबान का मज़ा लेते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कराची की अगर बात करें, एक ऐसा नौजवान जिसकी 1 साल पहले ट्विटर पर मुहिम हुई शुरू, और वो मुहिम अब एक तहरीक बन चुकी है। नौजवान का मकसद था महंगाई और कोरोना के इस माहौल में किताब पढ़ने को फ़रोग़ देना, और सिंध रीडर्स के हैशटैग से महक इस मुहिम का आगाज़ किया है, और लोगों से अपील की है कि इन्हें किताबें भेजें ताकि वो किताबों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों और लाइब्रेरीज़ को किताबें भेज सकें। और कितनी अच्छी बात है महक ये कि शुरू में जब कोई रिस्पॉन्स, कोई रद्दमल नहीं मिला, तो इस नौजवान ने अपनी ही जेब से किताबें ख़रीद कर लोगों को भेजना शुरू कर दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का एतमाद पैदा हुआ। लोगों ने ना सिर्फ किताबें बल्कि रकम की सूरत में भी मदद की, और वो ना सिर्फ अब कराची बल्कि दीगर शहर की लाइब्रेरीज़ और लोगों को भी किताबें ये भेजने लगा, और यही हमारे साथ भी मौजूद है।
बिल्कुल संजय हमें ज्वाइन कर चुके हैं, संजय राजा। संजय, बेहद शुक्रिया, आपने एक मुहिम का आगाज़ किया और हमें पता है कि सोशल मीडिया पे फ़ौरन से कोई चीज़ जो है ना इतनी वायरल नहीं हो जाती। ये 10 में से कोई 3-4 चीज़ें ही होती हैं जिनको आपको फ़ौरन से हाइप मिलती है, अदरवाइज़ आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये हैशटैग सिंध रीडर्स जो हम आज देख रहे हैं और माशाल्लाह इतनी कामयाब आपकी मुहिम है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि इसको शुरू करने के पीछे माइंडसेट क्या था आपका? जी बस ये एक्चुअली जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो हर कोई जो है घरों पे मैसूर था और शदीद लोग अपने माली मसाइल और समाजी मसाइल की वजह से डिप्रेशन का भी शिकार थे। क्योंकि मैं सोशल वर्क तो पहले भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में करता रहा था, तो फिर मुझे एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना लोगों को किताबें दी जाएं घर पे पहुंचा के, तो उनका वक्त भी अच्छा गुजरे और यूं उनके इल्म में भी इजाफा हो। और मैंने एक स्टडी की है कि हमारे सोसाइटी में खास तौर पे पाकिस्तान में जो है ना रीडिंग कल्चर नॉन एकेडमिक बुक्स का बहुत कम था। तो एक ख्याल आया मुझे कि फिर मैंने किताबें देना इंडिविजुअल्स को स्टार्ट की, लाइब्रेरीज को स्टार्ट की, तो लोगों के दहलीज पे मैं घर पहुंचाता था किताबें। ट्विटर के जरिए मैंने सिंध रीड्स एक हैशटैग के नाम से स्टार्ट किया। पहले तो मेरे ज़हन में था कि मैं सिंध और बलूचिस्तान को फोकस करूंगा, मगर ट्विटर पे स्टार्ट करने के बाद मुझे हर जगह से जो है ना रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई। तो फिर मैंने पूरे पाकिस्तान में किताबें देना शुरू की। तो अब मैं कोई 2000 से ज़्यादा किताबें दे चुका हूँ, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध और अपना एक्स फाटा की लाइब्रेरीज शामिल हैं, स्कूल्स शामिल हैं और 400-450 के करीब इंडिविजुअल्स शामिल हैं। और उनमें ज़्यादातर वो इंडिविजुअल्स हैं जो खरीद नहीं पाते, जो अफोर्ड नहीं कर पाते किताबें। फिर उनको जब हमारी तरफ से किताबें मिलती हैं वो बड़े खुश होते हैं और अपना इल्म का सफ़र वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये सिलसिला इस तरह चल रहा है अल्लाह के करम से। अच्छा संजय भाई, ये बताएं, अभी भी आप इसी काम में जुटे हुए हैं और गालिबन लाड़काना पहुंचे हुए हैं यही बुक्स देने के लिए, ऐसा ही है? संजय भाई, आपको आवाज़ जा रही है मेरी? जी, आवाज़ थोड़ी मुझे कम आई आप। मैं कोशिश करता हूँ आवाज़ बढ़ाऊँ। अगर मैं अब आपको ऑडिबल हूँ तो मुझे बताइएगा कि अभी भी आप लाड़काना ही पहुँचे हुए हैं इसी मकसद के लिए? लाड़काना तो मैं अपने ज़ाती मकसद के लिए आया हुआ हूँ। मेरी रहाइश अब तो कराची है, मगर मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी गाड़ी किताबों की जो है ना डिग्गी भरी रहती है। तो जहाँ भी कोई दोस्त मिल जाता है तो मैं उसको वहाँ किताबें दे आता हूँ। जैसे मैं कुछ महीने पहले कोयटा गया हुआ था घूमने के लिहाज से, तो अपनी डिग्गी भर के ले गया था। फिर रास्ते में खुशदार आया था, मैंने वहाँ किताबें दी थी, वद में किताबें दी थी। फिर कोयटा में डॉक्टर जो है एक लाइब्रेरी है 8 अगस्त शोधा की, डॉक्टर लाल खान काकड़ उसको संभालते हैं, और मैंने वहाँ किताबें दी थी। फिर जब मैं वहाँ से वापस निकला तो कुछ और किताबें मैंने कोटा से खरीद ली, तो फिर वो मैं ले आया कराची। तो फिर कराची से इस्लामाबाद भी किताबें भेजी हैं। बहुत सारे जो स्कूल चल रहे हैं और उनको बच्चों की किताबों की ज़रूरत होती है, तो उनको भी मैं किताबें यहाँ से भेज देता हूँ कराची से। और जैसे बहुत अच्छी बात है जब हम संजय, अब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मेरे सवाल, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल कीजिएगा कि हम जैसे बात करते हैं ना पढ़ने और पढ़ाने की। जी संजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ बताएगा, पढ़ने और पढ़ाने की जब हम बात करते हैं ना तो ये एक वो चीज़ है जिसको लंबे अरसे तक लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी मुहिम को शुरू कर देना ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इस पर जमे रहना, डटे रहना ये एक चैलेंजिंग चीज़ है। फर्दर आपके क्या प्लान्स हैं इन फ्यूचर, आपने मज़ीद इसको किस तरह से लेके चलना है? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। आपके यहाँ से आवाज़ बहुत कम है। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप हमारे साथ मौजूद थे और ये जो आप काम कर रहे हैं जगह जगह लोगों में इल्म बांटना, हर एक का अपना तरीका होता है और आपने मुनफरिद तरीका अपनाया है, थैंक यू सो मच। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो कैसे भूल जाएं हम कि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके आगे
मुसीबतों के पहाड़ भी होते हैं तो वो सर कर जाते हैं। मुसीबतों के पहाड़ जब सर कर जाते हैं तो ये जो हकीकी पहाड़ हैं ये इनके लिए क्या चीज़ है। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अब ज़रा कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। 24 घंटों के दौरान बालाई अजला में शदीद सर्द मौसम रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत -12 लय में, स्कर्दू में -10, अस्तोर -7, हुंजा और गुपस -6 रहा। अब ज़रा नीचे साउथ की तरफ आ जाएं तो कल्लात और कोयटा में -4, जबकि फिर ऊपर जाएं दीर बगरोट और आलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तो महक, इतनी ज़्यादा सर्दियाँ यहाँ पर हो रही हैं, ये तो जाने वाला मौसम है, क्यों हम यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में, वहाँ बर्फ़बारी हो रही है और यहाँ हमारे दिलों में जो है वो बर्फ़ पड़ रही है। देखिए, वैसे मेरी बात सुने, दिल में बर्फ नहीं जमनी चाहिए। अपने दिल में आप बर्फ ना जमना दें। इंशाल्लाह आप जरूर जाएंगे, जब आपको छुट्टियां मिलेंगी आप भी इन इलाकों की सैर करेंगे। लेकिन एक नुकसान ही होगा कि तब ये बर्फबारी वाला सीजन खत्म हो जाएगा। हाँ, बर्फबारी जो है तब वो नहीं होगी। खैर, हमें जवाद मेमन ज्वाइन कर चुके हैं। जवाद भाई, बेहद शुक्रिया आपके वक्त देने का। सुबह में तो चले ठंड हो जाती है, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कहीं पे भी ठंड हो जाती है, लेकिन दिन भर जो ये ठंडे और गर्म वाला एक सीन चलता रहता है ना, कि कभी सर्दी है कभी गर्मी है। सबसे पहले अगर कराची की वेदर की हम बात करें तो आने वाले दिनों में कराची का मौसम कैसा रहेगा, और वो एक पीक वाली ठंड जो सिर्फ थोड़े से अरसे के लिए कराची में आती है ना, कब आएगी? देखिए मैं कराची के हवाले से अगर बात करें तो अभी जो ऑनगोइंग जो विंटर स्पेल चल रहा है उसमें आज और कल से जो है वो इसकी शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा होना शुरू हो जाएगा, जबकि 15 तारीख से लेके और 20 तारीख तक जो है वो कराची में एक स्ट्रॉन्ग कोल्ड वेव जो है वो इफेक्ट करेगी, जिसमें दिन के टाइम भी जो है वो टेम्परेचर तकरीबन 21 से 24 डिग्री तक होवर करेगा, और रात के टाइम पे जो है वो अब उम्मीद है कि सिंगल डिजिट्स में काफ़ी सारे एरिया चले जाएंगे। स्पेशली बुध से लेके नेक्स्ट हफ्ते तक जो है वो यही नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे एरिया जो हैं वो 8 से 9 डिग्री, कुछ एरिया 7 डिग्री तक भी जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं। अच्छा जवाद भाई, ये बताएं कि एक ये चीज़ गर्दिश कर रही है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन होने जा रहा है 24 और 25 दिसंबर को, तो उसके हवाले से क्या सच्चाई है? फैसल भाई, टोटली फेक न्यूज़ है ये। पिछले 2 साल से जो है वो हमेशा इस सीज़न में जो है ये कुछ प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ये मैसेजेस वायरल होना शुरू होते हैं। ये इनफैक्ट जो है अगर आपको याद हो तो पिछले 2 साल पहले जो है वो सूरज ग्रहण हुआ था दिसंबर के महीने में, तकरीबन 26 दिसंबर का ही दिन था। तो ये उसके बाद से जो है ये पिछले 2-3 साल से जो है ये फेक रूमर चल रहे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, बिल्कुल टोटली फेक है। अच्छा जवाद भाई, अब ज़रा अगर हम पंजाब का रुख करें, स्मॉग का राज है और आज तो हम देख रहे हैं कि बुरा हाल है, स्पेशली लाहौर का। कहा यह जा रहा है बारिश जब तक नहीं होगी स्मॉग ऐसे ही रहेगी, यही माहौल रहेगा, खुश्क ठंड बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें तो बारिश का दूर दूर तक कोई चांस है, या हम ये देखेंगे पूरा दिसंबर ऐसे ही जाएगा, बारिश नहीं होगी और ये ड्राई ठंड जो है बर्दाश्त करनी पड़ेगी? देखिए मैं और अगर ओवरऑल पंजाब की बात करें तो सेंट्रल पंजाब, लाहौर स्पेशली, जहाँ पे स्मॉग और ये काफ़ी सारे मसले मसाइल एक लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल जो है सच कोई बारिश के कोई अच्छे स्पेल की उम्मीद नहीं है अगले 10-12 दिन तक। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कल से नॉर्दर्न एरियाज को इफेक्ट करना शुरू करेगा। उन एरियाज में अच्छी बर्फबारी, बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। इसके असरात जो है वो आप कह सकते हैं कि मरी, इस्लामाबाद रीजन यानी कि जो अपर पंजाब के रीजन है वहाँ तक कुछ हद तक जो है इसके असरात ज़रूर आएंगे, लेकिन जो सेंट्रल पंजाब है, लाहौर रीजन और साउदर्न पंजाब है, यहाँ फिलहाल जो है ऐसे कोई तेज बारिश का सिस्टम नहीं है। हाँ, एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जरूर है कि दिसंबर के लास्ट वीक में जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता नजर आ रहा है, जो ओवरऑल पंजाब को, नॉर्दर्न एरियाज को और बलूचिस्तान के भी काफी सारे एरियाज को जो है वो इफेक्ट कर सकता है। लेकिन फिलहाल ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है और आपको पता है कि काफी सारी चेंजेस जो है वो वक्त के साथ साथ आती रहेंगी। चलिए जवाद भाई बहुत शुक्रिया। जवाद भाई बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मौसम मैं ये समझ के बैठा था 24-25 को के बहुत जो है वो टेम्परेचर गिरने वाला है, ठंड होगी, तो मूंगफलियाँ वगैरह और गर्म कपड़े, और उन्होंने कह दिया कि ये तो फेक न्यूज़ है। सोचें
चले आगे बढ़े। नहीं फेक न्यूज़ है, लेकिन फैसल आपके पास जो शख्सियत है ना वो मुझे ब्रेक में तो पता चल गया है कि वो हमारा फख्र है, लेकिन आपका फेवरेट टॉपिक भी है ये, और वो फेवरेट शख्सियत भी आपके साथ बैठी हुई है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके अंदर हिम्मत है कुछ करने की, कर दिखाने की। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने हाल ही रागा पोशी, जो कि बड़ा खूबसूरत पहाड़ है और बड़ी खूबसूरत चोटी है, उसको सर किया। याद होगा आपको कि वहाँ पे जो उनके साथ फॉरेनर आए थे उनके साथ एक इशू हो गया था, बट देन ना सिर्फ उन्होंने उनको रेस्क्यू किया बल्कि ख़ुद भी इसको स्केल किया, रागा पोशी को 7788 मीटर्स अबव द सी लेवल, और अब वो एक मज़ीद बड़े टारगेट की तरफ जा रहे हैं। तो नन अदर देन वाजिदुल्लाह नगरी हमारे साथ मौजूद है। वाजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए हुए कराची। और बताइए सबसे पहले कि देखने, हमें तो पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, ज़रा देखने वालों को बताएं कि अब अगला कौन सा पहाड़ है जिसको सर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, समा ने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो बाकी दूसरी बात ये कि समा का पुराना कर्ज भी है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके रिपोर्टर है मंजर भाई गिलगित के अंदर। तो 2017 में जब मैं क्लाइंब कर रहा था गोल्डन पीक, तो उसके टॉप पे जब निकला तो मुझे सिग्नल मिले, तो वहाँ से मैंने उनको कॉल की कि मेरा ये समिट हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने ब्रेक किया था, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और सलूट मंजर भाई के लिए। तो वाकई सर अल्लाह का शुक्र है, ये रकापोशी का तो आपने बता दिया। रकापोशी एक मेरा ख्वाब था कि मैं ये कर लूँ, तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया, तो ये हो गया। इसमें थोड़ा बहुत मुश्किलात भी हुई। पाक आर्मी को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प की मेरी वहाँ पे रेस्क्यू के हवाले से। तो बस चल रहा है सर। नेक्स्ट कौन सा करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह सर मैं कोशिश में हूँ कि नेक्स्ट मेरा K2 का प्लान बन रहा है सर। इंशाल्लाह बस दुआ कीजिएगा। काफ़ी मसाइल है, आपको पता है ये कोई आम शौक़ या कोई सस्ता शौक़ नहीं है, ये बहुत महंगा शौक़ है। तो इसके लिए हम निकले हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं, डिफरेंट लोगों से बात कर रहे हैं, और बस उम्मीद आ गई है कि इंशाल्लाह सर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। सही। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जो कि आपने खुद का ना बड़ा एक्सपेंसिव शौक़ है, ये आसान भी नहीं है, चैलेंजिंग भी बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊँ, जब आपने ये चीज़ें स्टार्ट की थी, क्या आपने कभी सोचा था आप कोहपेमा बनेंगे? क्योंकि हम जब देखते हैं या हम जब सुनते हैं ना, वैसे ही डर जाते हैं कि तो इतना मुश्किल काम है, आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। जब आपने स्टार्ट किया था उस वक्त के चैलेंजेस क्या थे? हाँ बिल्कुल यकीनन। मैं कराची में रहता था तकरीबन, मैं 2007 में यहाँ से मैं शिफ्ट हो गया हूँ। गिलगित मेरी पैदाइश नगर की है, तो और शुरू से ही पहाड़ों पे हम रहते हैं, और फैमिली जो है मेरा शिकार से रिलेटेड था, दादा अब्बू वगैरह सारे, इसलिए पहाड़ से हमें बहुत मोहब्बत थी। तो अब जब यहाँ से गया तो मैं, और कोई काम मुझे नज़र नहीं आया। नए आने के बाद फिर मैंने ये टूरिज़म ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मुझे ये क्लाइंबिंग नज़र आई। क्लाइंबिंग के अंदर फिर इसमें सीखना, अच्छा इसका गियर इकट्ठा करना, ये बहुत ही मुश्किल खेल था। तो इसके लिए फिर मैंने कुकिंग सीख ली। कुकिंग सीख के फिर एक्सपीडिशन के साथ, ट्रैकिंग के साथ चलना शुरू किया। फिर उन्हीं से सीखता रहा 2014 तक। बहरहाल मेरा 6000 भी हो गया। फिर इसी कुकिंग करते करते मेरा 7000 भी हो गया। तो फिर 2015-16 के बाद फिर मैं सारी चीज़ें कुकिंग वगैरह छोड़ के फिर डायरेक्ट मैं इस काम में आ गया। और अल्लाह का शुक्र है, अभी तक जो भी मुहिम जो की है, कोशिश की है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, और अभी तक चल रहा मैं। अच्छा वाजिद भाई, मुझे ये बताएं अब कि जैसे आपने ख़ुद तस्करा किया कि एक तो ये एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमने देखा था कि जिस वक्त ये नेपाली शरपाज आए थे तो कितनी ज़्यादा उनको स्पॉन्सरशिप मिली हुई थी। फिर उन्होंने K2 सर्दियों में कर लिया, रिकॉर्ड अपना बना लिया। उसके बाद फिर हम तो हर बार जब भी माउंटेनियरिंग पे बात होती है, अभी वर्ल्ड माउंटेन डे भी गुजरा है 11 को, तो हमारे जहन में जो है वो अली भाई का नाम आता है, अली सत्तारा का। वो भी इस चीज़ का शिकवा करते चले गए। फिर मेरी बाद में जो अगले जो 14 पीक्स करने जा रहे हैं हमारे सरवाज भाई, उनसे भी अक्सर बात रहती, तो वो यही शिकवा होता है कि यार इतना मुश्किल काम करते हैं हम,
लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिलती, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा बताएं कि इसमें जैसे देखने वालों को तो हम ये कह देते हैं कि बड़ा एक्सपेंसिव है, मैं चाहूँगा एक एक डिटेल आप मुझे बताएं। वो जो स्पाइक वाले शूज़ होते हैं कितने के वो मिलते हैं? वो जो आप ऊपर जैकेट पहनते हैं, ऐसे देखने में लगता है कि कोई नॉर्मल चीज़ पफर जैकेट पहनी हुई है, लेकिन वो आम चीज़ नहीं होती है। तो मुझे ज़रा बताएं पूरी कॉस्ट कितनी लगती है एक आम पहाड़ को सर करने के लिए, और फिर कितनी ज़्यादा सपोर्ट आपको होती है गवर्नमेंट की या प्राइवेट भी? नहीं, इसमें मैं इसीलिए मैं निकला हूँ। हर अभी तक जितने भी क्लाइम्स हुई है, या तो फॉरेनर्स के साथ हुई है क्लाइम, या फौज ने कुछ मदद की हुई है, एक्सपॉन्सर दी हुई है। बाकी हमारे मुल्क में इस तरह का कोई रवाज है ही नहीं। लोग नहीं जानते, लोगों को नहीं पता है, लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि हम लोग कौन हैं। मिसाल के तौर पे एक यूट्यूबर यहाँ एक अच्छी सी मूवी बना के डाल देता है तो उसको 50 लाख बंदा देख लेता है, उसका तो काम हो जाता है। हमें कौन जानता है? हमें कोई भी नहीं जानता है। तो इसीलिए हम सब निकले हुए, सर्दियों में, गर्मियों में पहाड़ों पे, सर्दियों में यहाँ आए हुए, लोगों को बताएं। अब नेपालियों की आपने बात की, नेपालियों को उनके जो जिस्म पे जो टैक्स लगे हुए होते हैं वो खाली टैक्स नहीं लगे होते, जूते से लेके टार्च तक हर चीज़ का, हर कंपनी का उनके पास लोगोज है, एक्सपोंसर उनको मिल जाता है। तो हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम सारी चीज़ें सरकार से मांगते हैं, गवर्नमेंट से मांगते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर से अगर कोई हमें हेल्प करे तो मेरे ख़्याल से सरकार की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा अल्लाह का दिया हुआ हमारे मुल्क में लोग, ऐसे कंपनियां हैं, ऐसे लोग हैं कि एक कंपनी ये सारी चीज़ें कर सकती है। आपने ज़िक्र किया जूतों का, किट का। मेरे पास जो जूता है 8 साल पुराना जूता है, सेकंड हैंड मैंने ख़रीदा है। तकरीबन 8 साल पहले मैंने ख़रीदा था 20,000 रुपये का सेकंड हैंड। वही जूता अभी इस वक्त मिल रहा है 2.5 लाख रुपए का। और जो सूट है वो इस वक्त जो नया अगर मैं लेना चाहूँ तो मेरा ख्याल 1100-1200 डॉलर का वो सूट बनता है। यानी एक एक चीज़, एक कैरबिनर जो है वो 2000 से लेके 15,000 तक मिल जाता है। तो टोटल अगर मैं अपने लिए सारी चीज़ें, सारे गियर, जूता से लेके सूट सब कुछ ले लूँ तो मेरे ख्याल से 8 से 9 लाख रुपए कम से कम उसके लिए मुझे चाहिए। ये तो सिर्फ गियर की आप बात बता रहे हैं। फिर खाना पीने के मामला अलग होते हैं, फिर आपकी इंश्योरेंस वाली चीज़ें वो एक बिल्कुल अलग होती है। तो सब मिला के, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि अब क्योंकि माउंटेनियरिंग में लोगों का भी बहुत रुझान बढ़ता जा रहा है। अब सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान नहीं, कराची, लाहौर से भी बड़े, फैसलाबाद से भी बड़े लोग इसमें आते जा रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि ये भी तरक्की करे वाली स्पोर्ट भी, और दुनिया का नाम रोशन, दुनिया में आप अपना नाम भी, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। वाजिद भाई शुक्रिया बहुत बहुत। और जैसे कि ज़बान में कहते हैं जू 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 जू, बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा समा का, मुझे टाइम देने का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाजिदुल्लाह नगरी हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद करते हैं कि जैसे इनकी एक्सपीडिशन राकापोशी की गई है, K2 भी जल्द ही सर करें। आगे बढ़ते हैं, जनूबी पंजाब से इस्लामाबाद पहुंचने वाले गुमनाम नौजवान की जिक्र करेंगे। अब इसकी अनोखी सलाहियतों ने इसको ऐसा हीरो बना दिया है कि रोज़गार का बंदोबस्त भी हो गया और साथ ही शहर इक़्तिदार में इसको मद्दाह भी मिल गया। मुजफ्फरगढ़ का 21 साल रजब अली चलती गाड़ी पर सर के बल खड़ा होने से लेकर भारी गाड़ियों के लिए अपने सीने को पुल बनाने तक ऐसे करतब दिखाता है कि देखने वाले दंग रह जाएं। इस फनकार से मिलवा रही इस्लामाबाद से फरार रब्बानी। मैंने किसी से नहीं सीखा, ये कुदरती है। मैं गांव के अंदर रहता हूँ, वहाँ ना कोई जिम क्लब है, ना ही कोई और चीज़ है। माशाल्लाह आज मुझे यहाँ जॉब मिल गई इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से। गवर्नमेंट से मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई करें। ओलंपिक्स गेम में उनमें हिस्सा लेना चाहता हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। लस्सी मिल जाती है, मक्खन मिल जाता है, उसके अलावा मुख्तलिफ जो चीज़ें होती है। मैं ऐसी कोई खुराक यूज़ नहीं करता, ना ही मेडिसिन यूज़ करता हूँ। बिल्कुल भी आज तक मैंने मेडिसिन यूज़ नहीं की।
रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। जाते जाते एक अहम खबर आपको देंगे, खेल के मैदान से जुड़ी है खबर। फैसल हसनैन पीसीबी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर हो गए हैं और फैसल हसनैन जनवरी में अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे हुजैफा खान ने हमें ज्वाइन किया। हुजैफा बताएगा क्या डिटेल्स हैं? देखें, जैसे आपने बात की कि फैसल हसनैन जनवरी में अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, एक और यूके से तालीम याफ्ता CEO ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाए गए। इससे पहले वसीम खान भी यूके से आए थे। फैसल हसनैन के पास CFO ICC 2 दफ़ा ओहदे पे रह चुके हैं। इसके अलावा वो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के MD भी रह चुके हैं और भी इंटरनेशनल फर्म में की पोस्ट है। तो देखना ये होगा कि एक जो पर्सपेक्टिव पाकिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का चल रहा है और बड़ी टीमों को इंटरनेशनल इवेंट्स पाकिस्तान में लाने के लिए जो काविशें की जा रही हैं उसको किस तरह आगे लेके चलते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी है फैसल हसनैन के ऊपर, क्योंकि इससे पहले डायरेक्टली वो किसी बड़े बोर्ड के साथ मुंसलिक नहीं था, आया ICC में वो काम करते रहे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी देखना होगा। सही है, ठीक है हुजैफा, बेहद शुक्रिया आपका। तो आज के शो से दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफिज।